हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात करूं 23 अक्टूबर एसएससी एमटेस एग्जाम 2024 के सेकंड शिफ्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में या संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था या जोड़े गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर है आत्मा राम पांडुरंग। बात करूं मैं प्रार्थना समाज के संदर्भ में, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। और इस प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य लोगों को केवल एक भगवान में विश्वास कराना और केवल एक ही भगवान की पूजा करना था। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मा राम पांडुरंग थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है। इसका आंसर है कृष्णा नदी की, अर्थात तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। बात करूं मैं तुंगभद्रा नदी के उद्गम के संदर्भ में, तो इस नदी का उद्गम कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से होता है। बात करूं मैं तुंगभद्रा नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में, तो कुमुदवती, वर्धा, मगारी, हिंद आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो कर्नाटक राज्य का हम्पी शहर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, जो कि कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि हम्पी शहर किस नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर होगा तुंगभद्रा नदी। बात करूं मैं कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में, तो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, वेना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और डिंगी आदि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये सभी नदियां कई बार एग्जामों में पूछी जाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी। तो इसका आंसर है 15वीं जनगणना। बात करूं मैं जनगणना संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो वर्ष 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, जबकि आजादी के बाद की अर्थात स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना थी। और भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और भारत में पहली आधिकारिक जनगणना वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के शासन काल में हुई थी। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो इसका आंसर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अर्थात राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय अर्थात हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिलाते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। और राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो उस न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। बात करूं मैं राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के संदर्भ में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्त होने की अर्हता का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की सेवा शर्तों का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में
राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है और ये सभी अनुच्छेद परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि रबी की फसलें कौन सी हैं, जिसका आंसर है गेहूं, जौ और चना। बात करूं मैं रबी की प्रमुख फसलों के संदर्भ में तो जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि रबी की प्रमुख फसलें हैं। और रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर के महीनों में बोई जाती है, जबकि रबी की फसल अप्रैल से मई के महीनों में काटी जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे कि द ब्लू एम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड, अर्थात द ब्लू एम्ब्रेला पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। बात करें मैं रस्किन बॉन्ड की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों के संदर्भ में तो जैसे कि फर्स्ट है लंडोर डेज, सेकंड है द रूम ऑफ द रूप, थर्ड है डेड ऑफ इनोसेंस, फोर्थ है एक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ, फिफ्थ है द इंडियन घोस्ट, सिक्स है लोन फॉक्स डांसिंग और सेवंथ है बुक ऑफ नेचर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो देहरा आदि इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महाभाष्य के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है महर्षि पतंजलि। और महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, अर्थात पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। और महर्षि पतंजलि महाभाष्य और योग सूत्र के लेखक हैं। और महर्षि पतंजलि व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पाणिनि ने व्याकरण पर कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इसका आंसर है अष्टाध्यायी, अर्थात पाणिनि ने व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है डेविड डेविडर, अर्थात द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक डेविड डेविडर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत गणतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। और यह दिन अर्थात 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को भारत ने पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। और यह दिन अर्थात 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 में इसी दिन अर्थात 26 जनवरी के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक शासन अर्थात ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 1963 में मद्रास अब चेन्नई में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर है वेम्पति चन्ना सत्यम ने, अर्थात वर्ष 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना वेम्पति चन्ना सत्यम ने की थी। और इन्हें अर्थात वेम्पति चन्ना सत्यम को भारत सरकार ने वर्ष 1998 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्ण देवराय के दरबार में कौन सा विदेशी आया था, तो इसका आंसर है डोमिंगोस पायस और डुआर्ट बारबोसा, अर्थात कृष्ण देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस 1515 ईस्वी में और बारबोसा 1515-16 के मध्य विजयनगर आए थे, जबकि पुर्तगाली यात्री फानुआ नुनीज 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। बात करूं मैं कृष्ण देवराय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में तो कृष्ण देवराय तुलु वंश का महान शासक था। और कृष्ण देवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें की अष्ट दिग्गज कहा जाता था। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स या GI 70 से 100 के बीच को क्या कहा जाता है, उसका आंसर है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। बात करूं मैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के संदर्भ में तो जब भोजन का GI अर्थात ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से 100 के बीच होता है तो उसे उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन माना जाता है। चूंकि ये खाद्य पदार्थ शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें मधुमेह के रोगी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स 3 प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सेकंड है मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स और थर्ड है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स।
और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय फुटबॉल टीम ने किस वर्ष एशियाई गेम्स में फाइनल मैच में दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका आंसर है वर्ष 1962 में। और वर्ष 1962 में भारत ने जकार्ता में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अरस्तु ने जीवों को उनके किस आधार पर वर्गीकृत किया था। तो इसका आंसर है निवास स्थान के आधार पर। और अरस्तु ने जीवों को उनके निवास स्थान के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। और ये 3 श्रेणियां हैं स्थलीय जीव, जलीय जीव और वायवीय जीव। और स्थलीय, जलीय और वायवीय जीव क्रमशः भूमि, जल और वायु में रहते हैं। और अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1905 में रक्षाबंधन शब्द का इस्तेमाल किया गया था और उस समय कौन सा विभाजन हो रहा था। तो इसका आंसर है बंगाल विभाजन। बात करूं मैं बंगाल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन को एकता और प्रतिरोधी का प्रतीक बनाया था। और बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। और यह बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन को बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था, लेकिन वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।